सुबह के वक्त तो गर्म कपड़े पहनकर निकले ताकि हम सब इस नए मौसम का खुलकर स्वागत कर सके, इसका मिलकर आनंद ले सके। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम की ताजगी भरी शुरुआत करते हैं और जैसा कि आप सब जानते हैं, हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत महात्माओं द्वारा कहे गए वचनों से करते हैं। अनमोल वचन वे कथन हैं जो हमें सही दिशा दिखाते हैं, हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तो आइए जानते हैं और देखते हैं क्या है आज का अनमोल वचन। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैर पर खड़ा हो सके। स्वामी विवेकानंद। वक्त हो चला है कार्यक्रम के अगले मेहमान से आपको मिलवाने का। दर्शकों, हमारा अस्तित्व, हमारा वजूद प्रकृति से ही है। अगर हमें खुशहाल और स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी प्रकृति, अपनी धरा को स्वस्थ रखना होगा, सुरक्षित रखना होगा और अपनी प्रकृति, अपनी धरती के प्रति जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी बनती है उसे हम सबको मिलकर निभाना होगा। आज के कार्यक्रम का चर्चा का विषय भी यही होने वाला है और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे बीच जो खास मेहमान मौजूद हैं वो प्रोफेसर और फॉर्मर हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी पटना यूनिवर्सिटी के। इसके साथ ही डायरेक्टर हैं यूजीसी पटना यूनिवर्सिटी के। इसके अलावा ये फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं स्टेट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी बिहार और साथ ही प्रिंसिपल के पद पर भी कार्य कर चुके हैं कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स पटना यूनिवर्सिटी में। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं अतुल आदित्य पांडे सर का। सर, स्वागत, अभिनंदन कार्यक्रम बिहार बिहान में। सर, सबसे पहले आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। आपने जियोलॉजी सब्जेक्ट में अपनी पढ़ाई की है। जियोलॉजी खुद में एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ख़ास इसीलिए क्योंकि ये हमें अपनी प्रकृति, अपनी धरा, अपनी पृथ्वी से हमें जोड़ता है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जियोलॉजी में आपकी रुचि किस तरह हुई, कैसे सोचा इसे पढ़ना भी है और आगे चल के उसे पढ़ाना भी है बच्चों को, इसके बारे में कुछ बताएं। मुझे याद आता है कि जब हम स्कूल में थे तो भूगोल की जो कक्षाएं होती थीं और उसमें एटलस जो हम लोगों को दिखाया जाता था, तो भारतवर्ष, बिहार और विश्व के मानचित्रों को देखने में बड़ी रुचि जग गई जी। नदियां कहाँ से कहाँ प्रवाहित होती हैं, पहाड़, कौन से पहाड़ कहाँ अवस्थित हैं, कौन सबसे बड़ा झील है, कौन समुद्र कहाँ से कहाँ उसका विस्तार हुआ है। तो मानचित्रों को देखकर भूगोल और पृथ्वी के विषय में जानने की ललक बन गई। और उसके बाद जब मैं हायर एजुकेशन के लिए पटना यूनिवर्सिटी के पटना साइंस कॉलेज में हमने इंटरमीडिएट में दाखिला लिया, तो इंटरमीडिएट में तो पहले या तो अगर आप विज्ञान के छात्र हैं तो आपका मैथमेटिक्स का कॉम्बिनेशन होगा या फिर आप बायोलॉजी ग्रुप के छात्र होंगे जी। इंटरमीडिएट पूरा करने के बाद पटना साइंस कॉलेज में हमारे कैंपस में एक बिल्डिंग हम लोगों को दिखती थी उस समय, छात्र होने के समय, जहां लिखा हुआ था भूविज्ञान विभाग। तो उस बिल्डिंग में इंटरमीडिएट में पढ़ाई तो नहीं होती थी मेरी, लेकिन उस बिल्डिंग के आसपास जो पत्थर रखे हुए थे या उसके जो फील्ड म्यूजियम में कुछ विशेष प्रकार की आकृतियां होती थीं, तो वो बड़ी प्रभावित करती थी। तो मैंने इंटरमीडिएट के बाद ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैंने उस विषय को चुना और मुझे बहुत खुशी है कि इस विषय में एक अनुभूति कुछ ऐसी है कि मैंने हायर एजुकेशन करने के बाद शोध में भी मैंने इसी में अपने आप को लगाया और पटना से पास करने के बाद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU में गया और वहाँ पर्यावरण विज्ञान का एक अलग संस्थान है। तो जियोलॉजी के होने के नाते शोध के लिए मेरा नामांकन वहाँ हुआ और फिर शोध में उन दिनों, ये मैं 80 के दशक की बात कर रहा हूँ, तो पूरे विश्व में हिमनद के विषय में काफ़ी चर्चा चल रही थी, ग्लेशियर्स जी। और क्योंकि उस समय पर्यावरण के संदर्भ में जो वैश्विक तापमान है, जो ग्रीन हाउस गैसेस की हम लोग चर्चा करते हैं, वो धीरे धीरे उसके प्रभाव को लोग समझने लगे थे और वैज्ञानिक अनुसंधान में ये चीज़ें सामने आने लगी थीं।
तो उसमें ये राय बनी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, कि ग्लेशियर्स जो हिमनद हैं वो हमारे जल के बहुत प्रमुख स्रोत हैं, और अगर तापमान बढ़ता है तो वो ग्लेशियर्स के बर्फ पिघलेंगे, और इतनी तेजी से पिघलेंगे कि वहाँ से प्रवाहित जो जल होंगे नदियों में आएंगे, तो नदियों का स्वरूप जल्दी ही बदल जाएगा, और पहाड़ों से अगर वो जल चलेंगे तो उसके साथ अपने मिट्टी, बालू, पत्थर, कंकड़, उनका भी प्रवाह होगा। तो हम लोगों ने जवाहरलाल विश्वविद्यालय में वहाँ इन हिमनद के अध्ययन की अपने रुचि को और जागृत किया, और ख़ास करके उत्तराखंड में जहाँ पे महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम है, गंगा गंगोत्री से निकलती हैं, यमुना यमुनोत्री से निकलती हैं, और उस प्रकार कई ऐसे छोटे बड़े ग्लेशियर्स हैं जिसका आकलन हुआ, और एक राय ये दी जाने लगी कि अगर वैश्विक तापमान इस तरह से बढ़ता है तो उन ग्लेशियर्स पर क्या प्रभाव होगा। तो ये एक पृष्ठभूमि है पर्यावरण, भूविज्ञान इत्यादि से मेरे जुड़ाव का। सर, हमारा अगला सवाल भी ग्लेशियर से ही जुड़ा हुआ है। आपने हिमालय के ग्लेशियर्स की स्टडी की है, अध्ययन किया है, और क्लाइमेट चेंज को जानना, उसके लिए हमें ग्लेशियर्स और ग्लेशियर्स को समझने के लिए क्लाइमेट चेंज को भी जानना ज़रूरी है। क्लाइमेट चेंज किस तरह से हमारे ग्लेशियर्स को इम्पैक्ट करते हैं, इसे कैसे रोक सकते हैं, कंट्रोल किया जा सकता है? और देखिए, अभी तो जलवायु परिवर्तन हर जगह इसकी चर्चा हो रही है, केवल विज्ञान में ही नहीं। जलवायु परिवर्तन से हम लोग कृषि में इसकी चर्चा कर रहे हैं, स्वास्थ्य के ऊपर इसकी चर्चा कर रहे हैं, मानव समाज के आर्थिक विकास के ऊपर इसकी चर्चा कर रहे हैं। यानी अब जलवायु परिवर्तन के कारण पूरी की पूरी दुनिया इतनी संवेदनशील हो गई है कि हम घबरा से गए हैं कि आगे आने वाले समय में हमारी पूरी आबादी को, और न केवल मानवता और मनुष्य जाति को, पेड़ पौधे, जंगल, फूल, तितली, पशु पक्षी, समुद्री जीव जंतु सभी इससे प्रभावित होने वाले हैं। आपने जलवायु परिवर्तन के साथ ग्लेशियर्स की जो बात की है, तो विश्व में लगभग जितने भी ग्लेशियर्स अभी मिल रहे हैं, बन रहे हैं, ग्लेशियर्स के बनने की दो चीजें होती हैं। जहां तापमान कम होगा वहां पानी जमेगा और वहां पे हिमनद के निर्माण होंगे। तो हम लोग जो पृथ्वी के दोनों ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे हमारे अंटार्कटिका जो पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है, और उत्तरी ध्रुव में भी हमारे समुद्र में, आर्कटिक ओशन में भी वो बर्फ जो है वहाँ पे हैं। और उसके साथ साथ जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊपर जाते हैं वहाँ भी तापमान में कमी आती है। तो जितने पहाड़ हैं, ऊंचाइयों को जब छू लेते हैं तो काफ़ी ऊंचाइयों पे तापमान कम होने की वजह से वहाँ भी ग्लेशियर्स हैं। अब आज वैश्विक दृष्टिकोण से जब हम लोग तापमान में निरंतर वृद्धि की बात कर रहे हैं, तो दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने इसका आकलन किया है, और उन्होंने ये बताया है कि ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं, उनके आकार में परिवर्तन हो रहा है, और उस परिवर्तन को रोकने के लिए वैश्विक तापमान में कमी करना हम सबको मिलजुल कर ये जरूरी है। और यही कारण है अभी जो पिछले दिनों बाकू में COP29 जो अभी चल ही रहा है, वहाँ इस बात की भी चर्चा हो रही है कि ये जो वैश्विक तापमान है इसको कम करने के लिए हम क्या करेंगे। जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसके उत्सर्जन में कमी होगी, जो हमारी आवश्यकता है उसमें जो विकासशील देश हैं या विकसित देश हैं वो कैसे एक दूसरे के साथ तारतम्य बनाएंगे। तो ग्लेशियर्स को कंट्रोल करने के लिए, उनकी यथावत स्थिति को बनाए रखने के लिए जो वैश्विक तापमान है उस पर नियंत्रण होना है, और उस पर नियंत्रण करने के लिए दोनों तरह से, एक तो हमें ऐसी तकनीक का विकास करना है जहां हम ऊर्जा विकास के लिए आवश्यक है और विकास भी आवश्यक है। तो हम ऐसी कौन सी तकनीक ले आएं कि हमें ऊर्जा भी प्राप्त हो और हम पर्यावरण को प्रदूषित भी न कर सकें। सर, ये जो क्लाइमेट चेंज है, हम ये बताएं कि कैसे ये ग्राउंड वाटर बॉडीज़ को अफेक्ट करता है, क्योंकि जो ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं उसका जो जल होता है वो रिवर्स में और हमारे और भी वाटर बॉडीज़ में जाकर मिलता है। तो ये कैसे उसे प्रभावित कर रहा है, और इसे उसकी क्वालिटी को, वाटर क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए क्या कर सकते हैं? पृथ्वी पे जल है, और जल की वजह से ही यहाँ पे जीवन है और जीव हैं। बिल्कुल।
जब हम लोग पृथ्वी के जल के विषय में बात करते हैं तो भूमिगत जल, जिसे हम लोग ग्राउंड वाटर कह रहे हैं, स्वच्छ जल के हिसाब से पृथ्वी पे जो ग्लेशियर्स में बर्फ हैं उनके जो प्रतिशत हैं उसमें जो स्वच्छ जल निहित है, उसके बाद दूसरा नंबर भूमिगत जल के का ही आता है, जो एक स्वच्छ जल के स्टोर बैंक के रूप में हमारे पास उपलब्ध हैं। उस स्वच्छ जल को निश्चित रूप से ग्लेशियर्स भी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि पानी ग्लेशियर्स के पिघलेंगे, नदियों में प्रवाहित होगा और नदियों के मार्फत जल भूमि में जाएंगे। और भूमिगत जल और नदियों का बड़ा अच्छा संबंध है जो हम लोग विज्ञान में पढ़ते हैं। कई जगहों पे नदियां भूमिगत जल को सपोर्ट करती हैं, सहायक होती हैं, और कई बार भूमिगत जल नदियों के लिए उनके स्रोत का माध्यम बनते हैं। जी। आज जब हम लोग जलवायु परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो एक तो प्रश्न ये है कि अगर जलवायु परिवर्तन में वैश्विक तापमान बढ़ रहा है तो तापमान बढ़ने से बर्फ अधिक पिघल रहे हैं और कम ही समय में उस बर्फ के पिघलने से नदियों का प्रवाह बढ़ जा रहा है। दूसरा, जब हम भूमिगत जल की बात कर रहे हैं तो भूमि में जल को प्रवाहित होना है और उस प्रवाह के लिए जो तापमान और नदियों का प्रवाह होना चाहिए उसमें संतुलन नहीं है। और उसके साथ साथ वर्षा का जल भी भूमिगत जल को सबसे अधिक सहायक होता है। तो जलवायु परिवर्तन में तो हम लगातार ये देख रहे हैं कि ऐसे इलाके जो पहले वर्षों से लगातार वर्षा उनकी सालों साल एक फिक्स्ड होती थी, वहाँ वर्षा के लिए लोगों के पास जानकारी थी कि इतने महीने से इतने महीने तक इस तरह से वर्षा होगी और वो भूमि में जाएगी और वर्षा के जल वहाँ पे संग्रहित होंगे। आज जलवायु परिवर्तन के दौर में वर्षा कहीं बहुत भारी हो जा रही है, कहीं बिल्कुल नहीं हो रही है। जो प्रकृति के मौसम के अनुसार जो समय निर्धारित था उस समय वर्षा नहीं हो रही है। तो इन सभी चीज़ों को मिलाकर भूमिगत जल प्रभावित हो रहा है जी। और दूसरा, अगर भूमिगत जल उपलब्ध है भी तो हमारी आवश्यकता बढ़ गई है जी। हमें कृषि के लिए अधिक जल चाहिए, हमें अपनी आवश्यकता के लिए अधिक जल चाहिए, उद्योग कल कारखाने के लिए अधिक जल चाहिए, तो हम भूमिगत जल का अधिक दोहन कर रहे हैं। और उस कारण से हम लोग आए दिन मीडिया में पढ़ते हैं कि भूमिगत जल कई ऐसे जगह हैं जहां पर इतने नीचे चले गए हैं कि हमें टैंकर से और गाड़ियों से उस जगह के लिए हमें जल देना पड़ रहा है, जिससे कि जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उसकी पूर्ति हो सके। लेकिन हाँ, जब हम लोग पर्यावरण के संदर्भ में इतने चिंतित हैं तो ये भी एक बात हो रही है कि हम क्या कर सकते हैं कि भूमिगत जल सुरक्षित रह सके। उसमें वर्षा के जल को संचयन, आर्टिफिशियल रेन वाटर रिचार्ज, हार्वेस्टिंग, इसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। और अब तो सरकार के द्वारा कई ऐसे मानक स्थापित किए गए हैं, कई ऐसे नियम बने हैं कि सरकारी भवन हो या आपके निजी भवन हो, उसमें छत पे आपके इलाके में हम लोग वर्षा अगर होगी तो उसे संग्रहित करेंगे, संग्रहित करने के बाद उसे भूमि में ले जाएंगे और समय के अनुसार उसके जल को हम लोग जल स्तर को बढ़ाएंगे। और इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स और प्लान बने हैं तो जिन क्षेत्रों में इसकी उपयोगिता थी, इसको लागू करने से वहाँ पे जल स्तर में वृद्धि हुई है। तो ये सारी चीज़ें गंभीरता से विचार की जा रही हैं और सरकार के द्वारा कई तरह के ऐसे नियम भी बने हैं कि आपको जल का संचयन, जल की सुरक्षा पे आपको बिल्कुल संवेदनशील होना है और उस पे आपको कार्य करना है। बिल्कुल सर, ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको हम कंजर्व करके रखें, आने वाले समय के लिए बचा कर रखें। सर, आप स्टेट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी बिहार के चेयरमैन भी रह चुके हैं। सिया ये कैसे कार्य करता है, अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में कुछ बताएं। स्टेट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी भारत सरकार की अगर हम बात कर रहे हैं तो भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा स्थापित है। और अगर इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हम जाएं तो 1986 में सबसे पहले पर्यावरण को लेकर काफ़ी चिंताएं व्यक्त की गईं और 86 में सरकार में इस मंत्रालय का गठन हुआ और हम लोग विकास के साथ साथ पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखेंगे उस पर नियम कानून बनाए गए
और उसके अनुसार कार्य योजना बनने लगी। उसके बाद ये चर्चा में आई कि अगर हमें परियोजना बनाना है तो हमें ये जानना चाहिए कि इस परियोजना के कारण, इस प्रोजेक्ट्स के कारण अगर पर्यावरण को कोई क्षति होने वाली है तो उसका एक आकलन किया जाना चाहिए। उस प्रोजेक्ट्स के बनने से पहले, जब परियोजना बन रही होगी तब, और जब वो तैयार हो जाएगी तो तैयार होने के बाद वो पर्यावरण को किस प्रकार से प्रभावित करेगी। तो ये 3 तरह के स्टेप्स हैं और इन्हीं के लिए मंत्रालय ने सभी राज्यों में एक इकाई स्थापित की और 2006 में इस बात की चर्चा सामने आई कि प्रत्येक राज्य में एक स्टेट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी होगा, जो राज्य स्तर पे कुछ खास वर्ग के प्रोजेक्ट्स जब आएंगे तो उसके मूल्यांकन का दायित्व होगा और उसके मूल्यांकन के पश्चात वो उस प्रोजेक्ट्स के बारे में अपनी दिशा निर्देश देगी और फिर ये परियोजना को प्रारंभ करने की अनुमति दी जा सकती है। इस एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के कार्य करने की योजना भी कई स्टेप्स में है। जिसमें कोई योजना बनती है तो सबसे पहले एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी के पास वो परियोजना आती है। वहाँ एक्सपर्ट्स होते हैं, 2 ग्रुप हैं, एक तो बोलते हैं स्टेट एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी और दूसरा है जो सिया के जो मेंबर्स होते हैं। वो एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी उस परियोजना का बहुत बारीकी से पहले अध्ययन करते हैं। ज़रूरत पड़ती है तो जहाँ वो परियोजना स्थापित होने वाली है वहाँ जाते हैं, वहाँ के जल को, वहाँ के वायु को, वहाँ जो रिहायशी इलाके अगर हैं या गांव में कोई बस्ती है तो वहाँ की आबादी को, वहाँ के पेड़ पौधे जंगल, उसके ऊपर उसका क्या प्रभाव होगा उसका एक विस्तार से अध्ययन करते हैं। और अध्ययन के दौरान जो चीज़ें अगर लगती हैं कि इस परियोजना के बनने के बाद उसे हम लोग काबू में रख सकते हैं, ज़्यादा प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा, तब हम लोग उसके आकलन करने के पश्चात उसे स्वीकृति देते हैं। और उस स्वीकृति में भी इन चीज़ों का निर्देश रहता है जो सरकार के द्वारा वो गाइडलाइंस बनाए गए हैं कि ये परियोजना आपकी स्वीकृति तो दी जा रही है लेकिन आपको फला इन चीज़ों को, जल के प्रबंधन में, वायु प्रदूषण के संदर्भ में आपको इन मानकों का, इन नियमों का आपको पालन करना है। एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि इन परियोजना के पूर्व वहाँ की आबादी से भी जरूर बातचीत, राय वर्षा करने के बाद इसको दिया जाता है। सर, हमारे पास समय की थोड़ी पाबंदी है, बावजूद इसके सर, जल, पर्यावरण, हमारी प्रकृति, इसी से हम हैं, ये हम सब का दायित्व है कि हम इसे मिलकर सहेज कर रखें, संवार कर रखें। सर, कार्यक्रम में आए, इतनी अच्छी जानकारी हमसे साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब वक्त हो चला है कार्यक्रम की समाप्ति का। जाते जाते आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, हमें ज़रूर बताएं। इसके लिए हमारा पता नोट करें। हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है directorpatna@gmail.com। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ, एक नए विषय पर। तब तक कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। नमस्कार।